नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूँ। ह्यूमन राइट्स की क्लास आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके की क्लास उपस्थित है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को जो ह्यूमन राइट्स और पर्यावरण का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस सीरीज चला रहे हैं और आप लोग लगातार अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों को पास होने में कोई समस्या नहीं जाएगी। जब हम हैं तो सब पानी कम है, टेंशन न लें। बुंदेलखंड में निवास किया है तो बुंदेलखंड वालों को पास करवाने की गारंटी हमारी है। लेकिन आप लोग अध्ययन करते रहिए, एक एक प्रश्न को देखिए और अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करवाइए, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर कराइए, इन क्लासेस को उन तक भेजिए और कहिए कि सर जी का यही आग्रह है कि आप लोग देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग हमसे लगातार जुड़ जाएंगे और लगातार हम आपको क्लासेस अन्य प्रकार की देते रहेंगे। कंपटीशन क्लासेस भी देंगे जो यूपी पुलिस, लेखपाल और या फिर अन्य भर्तियों की तैयारियां करते हैं, टीचर वगैरह की, उनके लिए लगातार, या बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम लगातार समर्पित है, हमारी टीम लगी हुई है। और आपको चलिए यूएनएचआरसी के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से अच्छे वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में जोड़ते हैं और आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। एक एक क्लास, एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट लेके रख लें और पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम, हमारे सारे सोशल मीडियाज पर आपको मिल जाएगा। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी समस्या हो तो हमसे जुड़े रहिए। चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन में हम पहली नंबर की वार्ता करते हैं कि हमारा पहला नंबर जो विषय है इसमें दिया गया है ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की छोटी सी चर्चा कर लें तो इसमें हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इंपोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अध्ययन करेंगे और आपको बता दें कि इसमें क्या होगा वह भी आपको जानकारी दे दें कि इसमें दिया गया है कि समस्त मानव अधिकार क्या, वह समस्त मूलभूत अधिकार क्या कहलाएंगे, यह ध्यान दे लें। वह समस्त मूलभूत अधिकार जो वैश्विक स्तर पर कानून के अंतर्गत हों और जिनके बिना एक स्वतंत्र, स्वावलंबी और सामाजिक जीवन की संकल्पना संभव ना हो। यह याद रखें, इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को इन अधिकारों से जरूर मनुष्य को ये अधिकार प्राप्त हैं। डी.डी. बसु विद्वान हुए, उन्होंने क्या कहा डी.डी. बसु जी ने, मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अन्य विचारण के मानव परिवार का सदस्य होने के फलस्वरूप राज्य या अन्य लोक प्राधिकारी के विरुद्ध धारण करना चाहिए। यानी कि उनको इन सब चीज़ों को लोक प्राधिकारी के विरुद्ध धारण करना चाहिए, यानी अपने आप को स्वीकारना चाहिए, अपने अंदर इन सब चीज़ों को समाहित करना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं, जिससे कि हम किसी भी प्रकार की समस्या में जूझें तो अपने यहाँ स्वयं की लड़ाई लड़ सकें। सन 1525 में प्रकाशित द 11 आर्टिकल ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट यूरोपीय मानवाधिकारों का जन्मदाता कहा माना जाता है। और चलिए हम आपको और छोटी सी जानकारियों के साथ में क्वेश्चंस के ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, उन क्वेश्चनों को हम दिखाएंगे और एक एक क्वेश्चन का वन लाइनर आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। एक एक आंसर को हम पूरा आपको दिखाएंगे और अध्ययन कराएंगे। भारत में मानव अधिकार कानून अपनाया गया तो अपनाया गया कब अपनाया गया? संवैधानिक तथा वैधानिक रूप में। यदि मानवाधिकार जो कानून है वह भारत में अपनाया गया तो किस तरीके से अपनाया गया? ऐसे ही कि अपना लिया सभी लोगों ने, एक न्यूज आई, एक कानून आया, कोई अपना लिए, तो ऐसा नहीं है। संवैधानिक और वैधानिक रूप से अपनाया गया हमारे भारत में। बहुत ही अच्छे तरीके की जवाब दिया है। एक लाइन में उत्तर है आपको, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमने एक लाइन में इसलिए उत्तर दिया कि जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा प्रश्न और ज़्यादा आप लोगों को जानकारी का अवगत करा पाएं और आपको याद भी रख पाएं आप कि यह ऑप्शन सर जी ने दिया था, संवैधानिक तथा वैधानिक रूप में अपनाया गया भारत में मानवाधिकार को। और दूसरा जो क्वेश्चन कहता है मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है, तो मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो मानव के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता से। तो मानव के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता से तात्पर्य है, या क्या तात्पर्य है? तो स्वतंत्रता से, इन सब से तात्पर्य है, इसलिए यह मानवाधिकार कह सकते हैं इसको। अगला जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र
महासभा ने मानवाधिकार को सार्वभौमिक रूप से कब मान्य किया था? सार्वभौमिक रूप से कब मान्य किया था? तो आपकी स्क्रीन पर देखिए बना हुआ 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक रूप से मान्य किया गया। किसको? मानवाधिकार को। या याद, मानवाधिकार को सार्वभौमिक रूप से 10 दिसंबर को अपनाया गया। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी याद रखने योग्य क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो कहता है 5वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी मानवाधिकार से संबंधित 30 बिंदु वाले घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? कहा गया, तो क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा बिल राइट्स। मैग्ना कार्टा बिल राइट्स कहा गया इसको, यह भी याद रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 6वें नंबर का, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 6वां नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष के तौर पर कहे जाते हैं, तो वह कौन थे उस समय? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। यह राइट आंसर है, याद रखें। यह आ सकता है हमारे मानवाधिकार के पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अन्य परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि यह केवल और केवल बीए बीएससी और मानवाधिकार के पेपर के लिए है। यह आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर कहता है मानवाधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में मूलभूत मौलिक अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए? तो भाग 3 में मानवाधिकार जो है वह भाग 3 में मूलभूत और मौलिक अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए, तो इसका भाग 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो हमारा 8वां कहता है मानवाधिकार संरक्षण HRPA अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। यह मानवाधिकार संरक्षण HRPA अधिनियम जो लागू हुआ 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है? किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया? तो संशोधन किया गया वर्ष 2006 के अधिनियम संख्या 43। आपको बता दें इसके संख्या क्या है, तो संख्या क्या है? 43 है। 43 की धारा 2006 43 की धारा याद रखें और संशोधन किया गया। तो यह 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 HRPA को कब अधिनियमित किया गया? 8 जनवरी 1994। अधिनियमित कब किया गया? याद रखें, क्या पूछा गया? अधिनियमित किया गया तो 8 जनवरी 1994। मान नंबर याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को गलत न कर दें कि आप लोग क्या पूछा गया हो, क्या बता दिया है हमने। तो इसको याद रखें कि अधिनियमित किया गया था तो HRPA को 8 जनवरी 1994 याद रखें। ऑप्शन हो तो आप जरूर गोला लगाएं और ब्लैक या ब्लू करें। OMR शीट को भी भरना हम बता देंगे आपको, कोई बड़ी समस्या नहीं है। बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोग OMR शीट भरेंगे। हम आपको कल आपको OMR के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि OMR भरने का भी तरीका बहुत ही अच्छा है और कभी कभी बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो उसके लिए हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराएंगे। 11वां नंबर क्या कहता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई? आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में की गई। यह 11वें नंबर का हमारा जो बिंदु है वह राइट आंसर दिख रहा है, तो यह याद रखने योग्य बात है। इन सब चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं या अपने स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं। 12वां नंबर ऑप्शन कहता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार संपूर्ण भारत में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जो विस्तार है वह तो संपूर्ण भारत में है। इसका जो
उत्तर बिल्कुल सही लिखा है। बहुत ही अच्छे वन लाइनर बने हैं, वन लाइनर में आपको मज़ा आ रहा होगा। 13वें नंबर पर प्रश्न कहता है ऑब्जेक्टिव जरूर देंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे, और जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं सभी लोग, जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हैं, छोटे भाई बहन हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को यदि लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप लाइक कर दें हमारी क्लासेस को, हमें मनोबल मिले, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको बता दें कि बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमसे लगातार जुड़ जाएंगे। और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों को हमें सब्सक्राइब भी देना होगा और सब्सक्राइब भी करना होगा, क्योंकि उससे आपका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, लेकिन आप लोगों तक हम जुड़ जाएंगे और आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह एक फ्रेंडशिप है जो हमारी आपसे बन जाएगी, जो कि हम आप जुड़ जाएंगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो 43 धाराएं एवं 8 अध्याय हैं। इसका उत्तर राइट आंसर है 43 धाराएं और 8 अध्याय। यह स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते। 14वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकार आयोग के कृत कार्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया? तो किस धारा में किया गया? तो आपको बता दें इसका धारा जो है भाग 12 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकार आयोग के कृत कार्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया? तो धारा 12 में। अगला जो प्रश्न है 15वें नंबर का, मानवाधिकार आयोग शिकायतों की जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां रखेगा कि उसका उल्लेख है धारा 13 में। धारा 13 में यह उल्लेख है। किस धारा में यह उल्लेख है? तो धारा 13 के अंतर्गत यह आएगा। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्या कहता है? ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, इसकी स्थापना कब और कहां हुई? बहुत ही उम्दा तरीके का प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसको याद रखें। इतना अच्छा प्रश्न दिया गया है कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है, इसकी रचना कब और कहां हुई थी? तो सन 1978 न्यूयॉर्क में हुई थी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हम दे रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बल से अभिप्रेत है तो कौन कौन? नौसेना, वायुसेना, थल सेना। जी आपको बता ही चुके हैं, इसका राइट आंसर आपका दिया गया है नौसेना, वायुसेना, थल सेना। अगला जो प्रश्न, मानवाधिकार अधिनियम के किस अध्याय में वित्त लेखा और संपरीक्षा का प्रावधान है? संपरीक्षा का प्रावधान है तो अध्याय 7 में। मानवाधिकार के अधिनियम किस अध्याय में वित्त लेखा और संपरीक्षा का प्रावधान है? तो अध्याय 7 में। अगला बिंदु है हमारा 19 नंबर का। क्या कहता है? ध्यान दें, किस धारा के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना होती है? तो किस धारा के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है? तो वह है हमारा धारा 30 के अंतर्गत जो है मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना होती है, धारा 30 इसका उत्तर राइट आंसर है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का प्रश्न है। आयोग के समक्ष जांच करने के लिए क्या परिसीमा काल होता है? 1 वर्ष। आयोग के समक्ष जो जांच करने के लिए परिसीमा काल होता है तो वह होता है 1 ईयर, यानी कि 1 वर्ष होता है। इसके लिए आपका जो राइट आंसर है वह 1 वर्ष है। नंबर 1 वर्ष। ध्यान देते जाएं, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोग यदि ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान आप ही का होगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को नोट करिए। बार बार कह रहा हूँ, नोटबुक बनाइए, शॉर्ट नोटबुक बनाइए। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को नोट जरूर करें। बिना नोट किए आप लोगों को याद नहीं होगा। एक क्लास को 2 से 3 बार देखें। वीडियो को आप कुछ भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चियां हो या भाई हमारे कोई भी काम कर रहे हो या कोई वीडियो देखते रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि इस क्लासेस को देखेंगे तो आप पास भी हो जाएंगे। 21वां नंबर कहता है अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया? धारा 10 में।
क्योंकि आपको बता दूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नहीं, कई जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं कि बच्चे केवल और केवल एग्जाम का जब मन था है तब सीधे मार्केट में पहुंचते हैं और सर जी वहां पर कोई बुक नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं, जो बुक मिलती है उसमें पास नहीं होते हैं, क्वेश्चन कहां से देखें, कहां से पढ़ें, कहां से याद करें, कैसे हम पेपर दें। तो यह सारी चीज़ों की व्यवस्था यदि हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं, आपकी सुबह पेपर चल रहा है और शाम में गुरुजी आपको क्लास दे रहे हैं, यह बड़ी बात है। इसलिए हमारा भी इतना ही सहयोग करते रहिए कि प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपका बड़ा भाई मानने के नाते आप लोग मेरा यही सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रत्येक स्टूडेंट की मदद करना है, यही मेरा लक्ष्य है। उन बच्चों को एक एक के, क्योंकि आपको बता दूं एक बार फेल होने पर 1150 से 1100 रुपये लगते हैं मानव अधिकार पास फेल होने पर। इसी तरीके से जो फर्स्ट सेम में इस बार नए स्टूडेंट आए हैं उनके भी पेपर हैं, यदि वह फेल होंगे तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसलिए जो पेपर दे रहा हूं, डेस्कटॉप प्रिंटिंग हो या सेल्समैन हो या फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन हो या अन्य सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट मैंने क्लासें दी हैं, आप लोग एक एक क्लास को देखें, नोट करें, वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अधिनियम की किस धारा को राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है, तो धारा 10 में 10 ध्यान रखें, इसका उत्तर राइट आंसर है 10। 22वां क्वेश्चन कहता है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है, तो धारा 40 के अंतर्गत सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। याद रखें इसका 22वें नंबर का 40, धारा 40 उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न आता है, जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात आयोग किस धारा में कदम उठाता है, तो धारा 18 में कदम उठाता है। इसका जो राइट आंसर है हमारा धारा 18। याद रखें, बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न उसी स्क्रीन पर उत्तर आ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें इसका मुख्यालय जो है राजधानी में भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो कि भोजपुर या भोज राजा के नाम से भोपाल नाम पड़ा है इसका। तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह भोपाल है, झीलों का नगर कहा जाता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे होंगे, आशा करता हूं कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, क्वेश्चन को देखें और तत्काल आंसर दें। यदि प्रधानमंत्री लिखा मिल गया है कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री दोबारा लिखकर भेजिए, आपको याद हो जाएगा वही क्वेश्चन। मैं वादा कर सकता हूँ राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम को किसके समान अधिकार एवं समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, तो सिविल न्यायालय। ध्यान रखें इसमें क्या कहा गया, सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं, समस्त समान शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम को किसके समान अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं, तो सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। याद रखें, यह 27वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय भारत में कहाँ है। यदि NHRC की चर्चा की जाए तो भारत में इसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। ये तर राइट आंसर दिल्ली। इसके बाद आता है 28वां नंबर, क्या कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है, महासचिव होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर कहा जाए तो वह कहलाएगा महासचिव। उसका आपका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे होंगे। 29वां नंबर कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। त्याग पत्र जो प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो प्रस्तुत करते हैं यदि अपना त्याग पत्र, तो वह केवल और केवल राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
प्रस्तुत करते हैं। अगला जो 30वां नंबर प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको बता दें दिसंबर 1994 मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, दिसंबर 1994। अगला जो प्रश्न कहता है 31वां नंबर, 35 प्रश्नों की श्रृंखला जाएगी, उसके बाद हम विदा लेंगे। 31वां नंबर कहता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के जो मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। और आपको बता दिया है तो यह राज्यपाल, याद रखें कि राज्य के मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो करता है वह राज्यपाल करता है। 32वां नंबर कहता है किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। तो यह भी आपका चलिए राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां नंबर कहता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन धारा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है जो दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो कार्यपालक अधिकारी के तौर पर राज्य के सचिव होते हैं। सचिव होता है राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर सचिव होता है। इसका आपका राइट आंसर सचिव है। 35वां नंबर अंतिम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितनी होती है समय सीमा, कितने समय तक वह अपने पद पर रहता है? तो 5 वर्ष के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि होती है, 5 वर्ष होती है। आपका राइट आंसर यह है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्लासेस को देखा, आपके लिए ही समर्पित है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए यूजर्स जितने भी छात्र हैं, नए प्रिय छात्राओं, जितने भी छोटे भाई बहन हैं, नए लोग हैं, वह सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रत्येक कॉलेज के स्टूडेंट तक पहुंचाइए, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने टीचर्स को शेयर कीजिए। अच्छी क्लासेस हैं, जो भी क्लासेस आपको पसंद है वह जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं देख रहे हैं। लेकिन सभी छात्र छात्राओं तक यह क्लासेस पहुंचाइए जिससे कि वह भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।